हुरैन सुबह से लॉन में डेरा लगाकर बैठी हुई थी। एक तो इसे हातिम का घर, जो कि अब इसका अपना था, बहुत पसंद था। दूसरा, इस घर का लॉन बहुत उम्दा अंदाज में सजाया गया था और इसे वहाँ इजी चेयर पर बैठकर धूप सेकना बहुत पसंद था। तो आज भी वो आंखें बंद किए धूप के मज़े ले रही थी। हातिम सुबह चला गया था और इसके पास करने के लिए कुछ भी न था, इसलिए माल्टे की टोकरी भरकर लॉन में बैठी मौसम को एंजॉय कर रही थी। बड़ी देर बाद इसे ख्याल आया कि इसका तो मोबाइल ही इसके पास नहीं है। पता नहीं हातिम ने कितनी कॉल्स की होंगी इसे, क्योंकि वो इसे हर हाल में दिन की 5-6 कॉल्स लाजमी किया करता था। वो हड़बड़ा कर उठी और तेज़ी से अपने बेडरूम की जानिब बढ़ी, जो कि फ़िलहाल सिर्फ इसका ही बेडरूम था। हातिम को इसने साथ सोने की इजाज़त भी नहीं दी थी। कमरे में आकर इसने मोबाइल उठाया और स्क्रीन को अनलॉक किया तो आगे जमील साहब की जानिब से इसे काफ़ी मैसेजेस आए हुए थे। इसने फ़ौरन इनके मैसेज खोले तो स्क्रीन पर हातिम की किसी लड़की के साथ नाज़ेबा तस्वीरें खुलती चली गईं। पहले तो इसके ओसान ही ख़ता हो गए, लेकिन फिर थोड़ी देर देखती रही और जब जमील साहब का मैसेज पढ़ा तो ना चाहते हुए भी इसकी हंसी निकल गई। और बात थी भी हंसने वाली। वो सारी तस्वीरें नहायत जल्दी में एडिट की गई थी और इनका कोई सिर पैर नहीं था। इसने कुछ सोचते हुए जमील साहब को कॉल मिला दी। शुक्र है बेटा, तुमने मेरी कॉल उठाई। देख लिया ना तुमने, मुझे पहले से शक था कि ये लड़का सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसकी तुमसे शादी करवा दी कि चलो बाद में सब ठीक हो जाते हैं। अब खुद देख लो कि मौसूफ क्या गुलछड़े उड़ाते फिर रहे हैं। जमील साहब नहायत गुस्से के आलम में बोले। परेशान ना हो बाबा, वो आता है फैक्ट्री से तो मैं इससे पूछती हूँ कि ये सब क्या है। आप बेफिक्र रहें कि यहाँ भी आपकी बेटी बैठी हुई है, तो फिर टेंशन कैसी। वो जो सख्त सुस्त सुनाने के मूड में थी, अचानक ही अपना लहजा बदलते हुए इन्हें तसल्ली देने लगी। वो जानती थी कि ये सब काम इनका अपना ही किया धरा है और हातिम ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा वो इनके सामने बनाने पर तुले हुए हैं। बिल्कुल ना छोड़ना इसे, मैं हूँ यहाँ तुम्हारे पीछे और इस पर नज़र रखा करो बेटे। अगर कोई भी गलत बात देखो तो फ़ौरन यहाँ अपनी घर चली आना, फिर मैं जानूँ और हातिम। ठीक है ना मेरी बच्ची। वो इसे प्यार से समझाते हुए बोले तो वो इन्हें मज़ीद 1-2 तसल्लियाँ देते हुए कॉल काट गई और फिर मोबाइल हाथ में लिए बेफिक्री से दोबारा लॉन में चली आई। इन तस्वीर को देखकर इसे रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ा था और दोबारा से इजी चेयर पर बैठते हुए इसने एक अदद माल्टा उठाया और इसे छीलते हुए ज़ेरे लब मुस्कुराने लगी। अब इतनी भी अंधेर नहीं मची हुई कि ऐसी छोटी हरकतें करके आप मुझे हातिम से बदजन कर देंगे। माना कि वो बहुत बुरा है, लेकिन वो कोई झोल भी तो दिखाए ना। शरीफ आदमी घर से फैक्ट्री और फैक्ट्री से सीधा घर आता है, तो मुझे क्या ज़रूरत है इस पर नज़र रखने की। वो माल्टे का टुकड़ा मुंह में डालते हुए आंखें बंद करके इसे चबाते हुए मज़े से बोली। फिर सूरज ने जब पस्ती का सफ़र शुरू किया तो उठकर अंदर चली आई, क्योंकि हवा में खनकी बढ़ने लगी। अपने कमरे में आकर इसने मोबाइल बेड पर फेंका और हातिम के बारे में सोचने लगी। अगर वो ख्वाब नहीं था और वाकई वो ख्वाब नहीं था, तो क्या वो सब मेरे साथ हकीकत में हुआ था। हॉस्पिटल का सीन याद करते हुए वो फिर से इस सारे वाक़े में खोसी गई। और अगर वो सब हकीकत थी तो फिर ये काम किसने करवाया था, क्योंकि हातिम मुझे बचाने आया था और बाद में इस बात को सबने गोल कर दिया था। अचानक इसने कुछ सोचते हुए अपनी कोहनी पर हाथ लगाया तो इसे कुछ महसूस न हुआ। वो जल्दी से उठी और शीशे के सामने आ खड़ी हुई और अपनी कोहनी को शीशे में देखने लगी, जहाँ पर ज़ख़म का एक पुराना निशान बना हुआ था। इसे फ़ौरन से याद आ गया कि ये ज़ख़म इसे तब आया था जब इसे इस तारीक कमरे में लाकर पटका गया था और इससे निकलता खून भी इसने अच्छी तरह महसूस किया था। तो वाकई में हातिम तुम मुझे बचाने आए थे, लेकिन फिर हॉस्पिटल वालों ने क्यों ना कुछ बोला और ना ही ये बात बाबा या सुलेमान को पता चल सकी। वो जितना सोचती जा रही थी इतना ही इसका दिमाग उलझता जा रहा था। आखिर वो थक हार कर हातिम का इंतज़ार करने लगी कि जब वो वापस आएगा तो वो इससे सारी बातें वाज़े अंदाज में पूछेगी। अभी तो बहुत से इम्तिहान बाकी थे और वो नहीं चाहती थी कि इतने सस्ते में हातिम मंजूर को छोड़ दे, क्योंकि जब तक इसके अंदर लगी आग बुझ नहीं जाती तब तक इसने भी अपनी रविश पर कायम रहने की कसम खाई हुई थी। हातिम शाम में घर आया और जन्नत बीबी से मिलते हुए अपने कमरे में चला आया। सामने ही हुरैन सोफ़े पर बैठी इसे देख रही थी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसी हैं आप? वो हुरैन को देखते हुए बोला तो खिलाफ़ी तवक्का हुरैन ने मुस्कुराते हुए इसे देखा। बिल्कुल अच्छी हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं और काम कैसा जा रहा है? वो नॉर्मल से लहजे में बोली तो हातिम चौंक कर इसे देखने लगा। क्या हुआ? वो इसे यूँ देखने से बौखला सी गई। तुम्हें क्या हुआ है पहले ये बताओ। या आप जनाब, ये नॉर्मल से अंदाज में बातचीत, ना कोई ताना ना ही कोई धमकी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वो परेशान नज़रों से हुरैन को देखते हुए बोला तो बेसाख्ता ही हुरैन का कहका निकल गया। इसे यूँ महसूस हुआ जैसे कमरे में जलतरंग सा बज उठा हो। खुले पांचों वाले ट्राउज़र पर छोटी सी कमीज़ पहनी और गर्म शाल को अपने गिर्द अच्छे से लपेटे सर पर ऊनी टोपी जमाए हुए इसे बहुत ही प्यारी लग रही थी। वो क्या है ना कि आप मेरे शौहर हैं तो इसलिए आपको आप कहना चाहिए और नॉर्मल अंदाज में बात इसलिए कर रही हूँ कि मैं नॉर्मल लड़की हूँ। वो अपनी हंसी रोकते हुए बोली तो हातिम इसके सामने बैठ कर इसे गौर से देखने लगा।
बड़ी बात है जनाब, ये तो आपने घर आते ही मुझे सरप्राइज़ दे दिया और यकीन जानो मुझे ये बहुत पसंद भी आया। वो इसकी आंखों में झांकते हुए बोला तो एक पुरस्कार सी हंस कर रह गई। अभी नहीं, सरप्राइज़ तो अभी देना बाकी है और यकीन रखो तुम्हें भी देखकर बहुत हंसी आएगी। वो इसे देखते हुए बोली, तो फिर जल्दी करो, मुझे इश्तियाक हो रहा है। हातिम इसे देखकर बेसब्री से बोला तो इसने फ़ौरन से अपनी मोबाइल की स्क्रीन इसके सामने कर दी। ये देखो मुझे क्या मिला। भाई मुझे तो बहुत हंसी आई ये सब देखकर। अब तुम ही बताओ कि इस तस्वीर में ये क्या हो रहा है। वो इसे बहुत गौर से देख रही थी। ये तो वो लड़की है जो कल मेरे ऑफिस आई थी। और इसके कपड़े कहाँ गए? वहाँ तो पूरे पहने हुए थे। आई मीन थोड़े कम थे लेकिन पूरे ही थे। और ये मेरे इतने पास आ गई और मुझे पता भी न चला। हातिम तस्वीरों को देखते हुए ताज्जुब से बोला तो वो फिर से हंसने लगी। वैसे एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, बहुत ही कोई लो लेवल की सियासत करते हैं तुम्हारे बाबा। आई एम सॉरी लेकिन यह हकीकत है। वो इसे गौर से देखते हुए बोला, जैसे जानना चाह रहा हो कि इसकी बात का बुरा तो नहीं मनाया गया। लेकिन वो आगे से खामोश रही और इसे टुकुर टुकुर देखेगी। कल ये लड़की मेरे पास आई और तुम्हारे बाबा का नाम लेकर बोली कि इसे जॉब चाहिए और मैंने इसकी मदद भी की, लेकिन वो खामखा मेरे करीब होने की कोशिश कर रही थी। हालांकि मैं इसकी बात मान चुका था। अब पता नहीं इसके कपड़े कैसे उतर गए। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। आई थिंक सो ये तस्वीर तुम्हारे बाबा ने तुम्हें भेजी हैं। वो इसे देखते हुए तस्दीकी लहजे में पूछ बैठा, मैंने कोई बात नहीं की आपसे इस बारे में, बस तस्वीरें दिखाई हैं क्योंकि अगर यह हकीकत होती तो आप अभी मेरे सामने यूं न बैठे हुए होते। हुरैन इसे देखते हुए आम से अंदाज में बोली तो इसे फिर से इस पर बहुत प्यार आया। ओ तो इसका मतलब है यू स्टिल लव मी? वो इसे छेड़ते हुए बोला तो वो फ़ौरन से उठ खड़ी हुई। खाना लाऊं आपके लिए या ठहर कर खाएंगे? वो इससे नज़रें चुराते हुए बोली तो वो उठकर इसके सामने आ खड़ा हुआ। मुझसे नज़रें चुराई जा रही हैं, इसका मतलब है तुम्हें मुझसे मोहब्बत होती जा रही है। वो इसकी ठोड़ी को अपनी उंगलियों के पोर से ऊपर करते हुए बोला, अभी इतना बुरा टाइम नहीं आया मुझ पर और ये आप मुझसे दूर होकर बात किया करें। वो गड़बड़ाते हुए बोली और उंगली उठाकर इसे वार्न करते हुए कमरे से बाहर निकलने लगी तो इसने इसकी उंगली को ही थाम कर इसे बाहर जाने से रोक दिया। थोड़ी देर तो अपना दीदार कर लेने दिया करो यार, नज़रों की प्यास बुझ जाने दो तो फिर चली जाना। वो इसकी उंगली छोड़कर इसका हाथ थामते हुए बोला तो वो मज़ीद कन्फ्यूज़ हो गई। आपकी प्यास तो क़यामत तक नहीं बुझने वाली। अब मैं इतनी देर तो यहाँ खड़ी नहीं रह सकती। वो जल्दी से बोली लेकिन मुंह से खिलाफ तवक्का अल्फाज निकल जाने की वजह से फ़ौरन ही अपनी उंगली दांतों तले दबा गई। हुरैन मैं तुम पर मरता हूँ और तुम्हारे लिए मर भी सकता हूँ, बस बदले में मुझे मेरी मोहब्बत लौटा दो जो कभी तुम मुझसे करती थी। वो इसे पुरुमीद नज़रों से देखते हुए बोला तो हुरैन ने अपनी घनी पलकें उठाकर इसे देखा। एक बार एतमाद टूट जाए ना हातिम, फिर एक अरसा लग जाता है ज़ख्म भरने में। मैं भी इस वक्त का इंतज़ार कर रही हूँ, तुम भी करो। वो आहिस्ता से अपना हाथ इसके हाथों से छुड़ाती हुई कमरे से बाहर निकल गई और वो एक सर्द आह भरते हुए वहीं सोफे पर ढेर हो गया। अभी बहुत से इम्तिहान बाकी हैं और बड़ी मंजिलें तय करना बाकी थी और बीच में बहुत से कांटे और खारदार झाड़ियाँ सुलेमान और जमील साहब की सूरत में फैली हुई थी। जब मैं शराफत की ज़िंदगी गुजारना चाहता था तो इसी दुनिया ने मुझे चैन से बैठने नहीं दिया और अब जब मैंने चोला उतार कर फेंक दिया तो मुझसे उम्मीद रखती है कि मैं ये रास्ता छोड़ दूँ। तुम्हें एक सरफिरा चाहिए था ना हुरो, विल नाउ यू हैव गॉट वन। वो अपने बालों को अपनी मुट्ठियों में जगड़ते हुए बोला और सोचने लगा कि जिस वक़्त का हुरैन जिक्र कर रही है वो कब आएगा। जमील साहब सर थामे बैठे थे। इन्हें जिस रद्द-ए-अमल की उम्मीद थी इसका 10% भी इन्हें नहीं मिल पाया था, इसलिए बेताब होते हुए 2 दिन बाद इसे दोबारा से फ़ोन कर डाला। हाँ बच्चे, तुमने हातिम से पता किया था कि इसने शादीशुदा होते हुए भी ऐसी गिरी हुई हरकत करना कैसे गवारा कर लिया? वो गुस्से के आलम में बोले, मैंने पता किया था इससे, लेकिन वो कोई जवाब न दे पाया। मेरी इससे बातचीत बंद है बाबा। वो बहुत कोशिश कर रहा है मुझे मनाने की, लेकिन मैं भी आपकी बेटी हूँ। ना को चने ना चबवा दिए तो मेरा नाम भी हुरैन नहीं। वो भी गुस्से के आलम में बोली, तो अपना सामान उठाओ और यहाँ चली आओ। मैं यहाँ सब देख लूँगा कि कैसे इस बिगड़े हुए को राह रास्त पर लाना है। वो अपनी बात पर जोर देते हुए बोले, ओह बाबा, मैंने कहा ना मैं हैंडल कर लूँगी। अब ये कोई ऐसी बात नहीं जिस पर घर छोड़ा जाए। आप जानते हैं यहाँ रहकर मैं ज़्यादा अच्छे से अपना काम कर सकती हूँ। वो दलील देते हुए बोली तो जमील साहब खामोश होकर रह गए। चलो जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन अगर कोई बड़ा मसला हो तो फ़ौरन से यहाँ आ जाना। मुझे मालूम है कि इसकी दुम पर पैर कैसे रखना है। वो आखिर में फिर से इसे तंबीह करते हुए बोले और लाइन काट गए। ये तो काम हुआ ही नहीं, अब लगता है कुछ और करना पड़ेगा। वो गहरी सोच में डूबते हुए बोले और दोबारा से फ़ोन उठाकर सुलेमान को कॉल मिला दी। यार तुमने कुछ किया भी है या नहीं? ये वाला प्लान तो काम नहीं कर रहा, कुछ बड़ा सोचो यार, मुझमें अब और सब्र नहीं आए। वो बेसब्री से बोले, क्या मतलब वो लड़की वाला प्लान कामयाब नहीं हुआ? अरे बाबा, मतलब अपना अंडा ही बेहिस है, इसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा शोहर को किसी और के साथ देखकर। सुलेमान दांत पीसते हुए बोला, वो जो भी है, लेकिन अब हमें दूसरे अंदाज में सोचना होगा।
मैं तो कहता हूँ कि इसे हम फाइनेंशियली कमज़ोर करते हैं। जमील साहब दूर की कौड़ी लाए, लेकिन इनके बात सुनकर सुलेमान हंस पड़ा। बाबा आप जानते हैं आप किंग हैं, वो हंसी रोकते हुए बोला। इसमें कोई दूसरी राय नहीं, जमील साहब सीना फुलाते हुए बोले। आगे भी तो सुने ना, आप किंग हैं और जानते हैं हातिम कौन है? हातिम किंग मेकर है बाबा। आसिम साइकिल को लाने और बनाने वाला वही है। और भी कितने लोग ऐसे होंगे जो अभी हमारी नज़रों में नहीं हैं। तो ऐसे इंसान को जो कि किंग मेकर है, फाइनेंशियली आप कितना कमज़ोर कर सकते हैं? ऐसे बंदों के दो इलाज होते हैं, एक ये कि इसे रुसवा करके किसी स्कैंडल में फंसा दिया जाए या फिर हमेशा के लिए सुला दिया जाए। आगे आप खुद समझदार हैं कि इसके लिए कौन सा तरीका ज़्यादा मुनासिब होगा। सुलेमान तफसीली बात करते हुए बोला तो इनके माथे पर शिकनों का जाल पड़ गया। मतलब हम अब इसका कुछ नहीं कर सकते? वो झिंझलाए हुए लहजे में बोले। एक चीज़ करके देख डाली, स्कैंडल बनाने वाली, लेकिन जब हुरैन ही टच से मस नहीं हो रही तो बाकी और कौन इस बात पर यकीन करेगा। अब आए दूसरी तरफ तो इसे मरवाना भी कोई आसान काम नहीं है। हमें इस मसले के हल के लिए मिल बैठ कर कोई ऐसी राह निकालनी होगी जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वो इन्हें समझाते हुए बोला तो उन्होंने इसे जल्द मिलने का बोलते हुए लाइन काट दी। साला जड़ों में ही बैठ गया है, इस हुरैन को भी देख लूँगा मैं। अगर अब की बार इस लड़की से कुछ ना हो सका तो फिर मुझसे कोई शिकवा करने जोगी नहीं रहेगी। वो तलखी से सोचते हुए बोले, मैंने क्या नहीं किया इस बंदे को बर्बाद करने के लिए, लेकिन मेरी गलती ये थी कि मैंने हुरैन को बीच में डाल दिया और अब वही इसकी ढाल बनती जा रही है। लेकिन मैं भी जमील खाकवानी हूँ, मैं भूल जाऊँगा कि मेरी कोई बेटी भी है। वो नहायत गुस्से में आ गए थे, इसलिए इनका तनफ़ुस फूलना शुरू हो गया। ना बेटा किसी काम का, और एक ये हुरैन थी जिस पर थोड़ा बहुत एतमाद कर सकता था, लेकिन इसने भी मायूस किया। वो बिड़बिड़ाते हुए उठ खड़े हुए और मुठियाँ बेचते हुए वाशरूम में घुस गए। हुरैन ने जाने क्या सोचकर हातिम से अपना रवैया बेहतर कर लिया था और इसे कमरे में सोने की इजाज़त भी दे दी थी। अंदर से वो थोड़ी डर गई थी, क्योंकि अगर ये सारी तस्वीर सही होती तो इसका मतलब यही था कि हातिम किसी और में दिलचस्पी ले रहा है, और ये बात इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। इसे मालूम था कि मौका जल्दी आ जाना है, इसलिए वो सुकून में थी। इस रात भी वो खुद पर कंबल डाले बेड पे मूंगफली फैलाए खा रही थी जब हातिम कमरे में दाखिल हुआ और इसे देखकर हंसने लगा। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चा बैठा मूंगफलियाँ खा रहा है। वो इसे प्यार से देखते हुए बोला, मैं तो कौन सी बूढ़ी हो गई हूँ, अभी मेरी उम्र ही क्या है, सिर्फ 21 साल। वो इसे देखते हुए दो बदू बोली तो हातिम इसके पास चला आया और इसके साथ बैठते हुए मूंगफली उठाकर छीनने लगा। इसने कोशिश की कि थोड़ा दूर हट जाए, लेकिन हातिम ने इसे हिलने का मौका ना देते हुए अपने साथ लगा लिया। यार मेरी बीवी हो तुम, ऐसा बर्ताव न किया करो जैसे हम दोनों मुकम्मल अजनबी हों एक दूसरे के लिए। वो इसे देखकर लाचारी से बोला तो अपनी जगह जम कर रह गई। वाकई हातिम की बात सही थी, वो इसे अपने करीब भी भटकने नहीं देती थी। हातिम ने मूंगफली का दाना छील कर इसके मुँह में डाला तो वो खामोशी से चबाने लगी। एक बात पूछो हातिम, आप सच सच बताओगे ना? वो इसे पुरुमीद नज़रों से देखते हुए बोली। क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने सच भी बोला तो तुम्हें झूठ ही लगेगा मेरी बात। वो मगन सा मूंगफली से शुगल करते हुए बोला, मैं हॉस्पिटल से किडनैप हुई थी। वो अचानक से बोली तो हातिम सब छोड़ छाड़ कर इसे देखने लगा। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं अपने होश में भी नहीं थी, लेकिन आप जानते हो कि मैं सही कह रही हूँ। वो इसे खामोश पाकर मजीद गोया हुई तो वो थोड़ा कंफ्यूज सा हो गया। और नहीं यार ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुमने ख्वाब ही देखा था। हातिम अपनी हालत को छुपाते हुए बोला, लेकिन वो इसके चेहरे के बदलते रंग देख चुकी थी। किसने किया था ये काम? हातिम की बातों को नज़रअंदाज करते हुए वो बहुत गौर से इसे देख रही थी। मैंने क्या बोला है, वो सिर्फ एक ख्वाब था। हातिम ने भी इसकी आंखों में आंखें डालते हुए धड़ल्ले से झूठ बोला। ये देखे, मैंने कहा था ना मुझसे झूठ ना बोलिएगा। ये निशान देखे, ये चोट मुझे तब लगी थी जब इनमें से किसी ने मुझे इस कमरे में फर्श पर फेंका था। मैं मुकम्मल बेहोश नहीं हुई थी। अब भी आप झूठ बोल दो कि मैं जो कह रही हूँ गलत कह रही हूँ। वो हवा में तीर चलाते हुए थोड़ा सच और थोड़ा झूठ का सहारा लेते हुए बोली तो हातिम सख्ती से अपनी बात पर अड़ गया। पता नहीं तुम क्या बोले जा रही हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो नज़रें चुरा गया तो इसने फ़ौरन इसका हाथ थामा और अपने सर पर रख दिया। अगर आप झूठ बोलो तो अल्लाह करे मैं अभी मर जाऊँ हातिम। अब बताओ, मैं भी तो देखूँ अपनी हूरों से आप कितना प्यार करते हो। वो जज्बाती लहजे में इसका दिया हुआ नाम लेते हुए बोली तो हातिम मूंगफली छोड़कर इसे देखने लगा। सुलेमान ने यह काम किया था, वो तुमसे बदला लेना चाहता था, क्योंकि इसके ख्याल में तुम मुझे रिपोर्ट्स देती थी। इसने सोचा कि एक तीर से दो शिकार करे, तुमसे बदला भी ले ले और मुझे जलील भी कर दे। लेकिन चूंकि मैं तुम्हारे साथ लाइन पर था, इसलिए मुझे पता चल गया कि तुम मुसीबत में हो, और वैसे भी मुझे पहले इस पर शक था, इसलिए मुझे मालूम था कि वो तुम्हें कहाँ लेकर जाएगा, क्योंकि मैं पहले भी एक मरतबा इसकी इस खुफिया वेयर हाउस में जा चुका था, इसलिए बर वक्त पहुँच गया। हातिम एक सर्द आह भरते हुए इसके सर से हाथ हटाते हुए सब कुछ सच सच बता गया। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मेरे अपने ही मुझे बर्बाद करने के चक्रों में थे? वो अफसोस से इसे देखते हुए बोली। चक्रों में थे नहीं, चक्रों में हैं।
हातिम इसे देखते हुए बोला, क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। वो ना समझी से इसे देखे गई। मतलब ये कि अगर तुम समझती हो कि वो तुम्हारे खैर खां हैं तो ये तुम्हारी भूल है। वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे तुम्हें मुझसे बदजन करने में। अब ये तुम पर है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। हातिम इसे देखते हुए बोला तो वो लाजवाब हो गई। मुझे एक बात की खुशी है कि आपने मेरे सर की झूठी कसम नहीं खाई। अचानक ही वो बेबस होते हुए इसके शाने पर अपना सर टिका गई। मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला हुरो, और जो तुम नहीं जानती वो मैंने तुम्हें बताया नहीं है, वरना यकीन करो तुम्हें अपने भाई और बाबा से नफरत हो जाए। वो इसे सब कुछ बताने पर तुला हुआ था। बताएं हातिम, मुझे एक एक बात सच बताएं, क्या पता मेरा दिल आपके लिए बदल जाए। वो अपना सर इसके शाने से हटाकर इसे देखते हुए बोली, वक़्त का इंतज़ार करो हुरो, हर बात अपने वक़्त पर ही अच्छी लगती है। यकीन करो अगर ये सही वक़्त ना होता तो तुम मेरा मुंह कभी ना खुलवा सकती। हातिम इसके सर पर हाथ रखते हुए दोबारा से इसका सर अपने शाने पर गिरा गया। अच्छा बस इतना बता दें कि जब मेरे बाबा आपसे मिलने आए थे तो आपने इन्हें मेरे बारे में क्या बताया था? वो फिर से इसे पुरुमीद नज़रों से देखने लगी। मैंने इन्हें कुछ भी नहीं बताया था, बल्कि मैं तो सिरे से इनकारी हो गया था कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं। हातिम पुर यकीन लहजे में बोला तो एक आंसू इसकी आंखों से टूटकर हातिम की कमीज़ में जज़ब हो गया और उन्होंने इस बात पर मुझे मारा। इतने यकीन से बोले कि तुम्हारे हातिम ने मुझे तुम्हारी सारी कारस्तानियाँ बता दी हैं कि मैं इनकार नहीं कर सकी इनकी बात को। वो भीगे लहजे में बोली तो हातिम दूसरे बाजू से इसे घेरे में लेते हुए इसके सर के बालों में हाथ फेरने लगा। वो बातों के जादूगर हैं हुरो, किससे क्या उगलवाना है ये फ़न इनको आता है, और तुम इनकी बातों में आती गई और सारा पोल खोल दिया। और मैं यकीन करूँ मेरे पास से वो बिल्कुल मायूस होकर वापस आ गए थे। हातिम यकीन से बोला तो इसके रोने में मज़ीद शिद्दत आ गई और वो फूट फूट कर रोने लगी। मैंने बहुत गलत किया, बगैर कुछ भी जाने मैं आपके साथ बुरी तरह से पेश आती रही, कितनी बातें सुना दी आपको, लेकिन आप हर मर्तबा मेरी बातों को बर्दाश्त करते और हंसते रहे। वो दिल गिरफ्तगी से बोली तो हातिम सब कुछ छोड़ छाड़ कर इसे चुप करवाने की जतन करने लगा।